जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। जैसा कि मैंने सरप्राइज़ वाली वीडियो में आप लोग को बताया था कि ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन के द्वारा जो स्टार्ट होने वाली है डेली टेस्ट सीरीज़, आप लोग को दिख रहा होगा, ये डेली टेस्ट सीरीज़ फॉर गारंटेड रिजल्ट रहता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है प्रत्येक स्टूडेंट के लिए। आज इसमें एक सेट दिया जाता है और उसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं और उसका डिस्कशन भी कराया जाता है और ये जो है पेड रहता है, यानी पेड क्लास है। इसका डिस्कशन भी पेड होता है। तो अब वो जो है मैं आप लोगों के लिए फ्री में देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं इसको, यानी खरीद सकते हैं। तो आपकी इच्छा है तो आप ज्ञानबिंदु एप्लीकेशन पे जाके खरीद भी सकते हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी जो नहीं खरीद सकते उनके लिए मैं लाया हूँ, तो उन्हें फ्री में पीडीएफ भी मिलेगा और फ्री में इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, लेकिन वो मेरे द्वारा मिलेगा, ठीक है ना। मैं वहाँ पे अच्छे से उसका पूरा डिस्कशन देखता हूँ, पढ़ता भी हूँ और उसके बाद मैं आप लोग के लिए लाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि एक कोई पॉइंट डिस्कशन का आप लोग के लिए नहीं छोड़ूँ। तो ये जो है फर्स्ट सेट होगा, क्योंकि ये स्टार्ट जो है 19 फरवरी से हुआ है और अभी ये कंटिन्यू चलेगा, जैसा कि सर ने बताया है एप्लीकेशन पे। तो मुझे लगता है कि शायद चले, लेकिन अभी उन्होंने बताया कि बिट्टू झा सर जो है वो अभी नहीं है, तो जिसकी वजह से एक दिन गैप करके ये चलेगा टेस्ट सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टेस्ट सीरीज 1 आपको दिख रहा होगा, ये टेस्ट सीरीज 1 है और सब्जेक्ट इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी कवर है। और ये डेट देख लीजिए, आप लोग बोलिएगा कि झूठ बोलते हैं। तो 19/2 यानी 19 फरवरी 2024 को, और टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 50 है। तो इसमें स्टार्ट करेंगे हम लोग और आप पूरा डिटेल में बात करेंगे इसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोगाज कोई अभिलेख में निम्नलिखित में से किस देवता के नाम का उल्लेख नहीं है? तो बोगाज कोई अभिलेख जो है ना, उसमें कुल 4 देवता का उल्लेख है। कितने? 4 देवता का। इसमें से एक है वरुण, दूसरे हैं इंद्र, तीसरे हैं अग्नि और एक चौथा देवता है मित्र। कौन सा है? मित्र। तो आपको आंसर पता चल गया होगा, इसका आंसर क्या होगा? किसका उल्लेख नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा नासत्य। नासत्य का जो है ना उल्लेख नहीं है बोगाज कोई अभिलेख में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। युद्धभूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो क्या हुआ था? सिकंदर क्या था कि जब युद्ध भूमि में उतरता था, वो ना ही बूढ़ा, ना ही बच्चा, ना ही महिला, ना ही पुरुष, किसी को कुछ नहीं समझता था, सबको एक समान समझता था, सबको काटते मारते हुए आगे बढ़ता था, ठीक है ना। और राज्यों पे कब्जा करते हुए आगे बढ़ते जाता था। तो उसी दौरान क्या हुआ, जब वो अश्वक, उस राज्य का नाम है क्या? अश्वक। अश्वक राज्य में पहुंचा तो वहाँ के पुरुषों को सिकंदर ने मार दिया। तो वहाँ की महिलाएं जो है वो शस्त्र धारण कर ली और लड़ाई करने के लिए उतर गई मैदान में। लेकिन सिकंदर बहुत ही क्रूर शासक था, जो कुछ नहीं समझता था, जैसा कि मैंने बताया आपको। ना ही महिला पुरुष किसी को कुछ नहीं समझता था और उसने महिलाओं को भी मौत के घाट उतार दिया और अश्वक राज्य पे कब्जा कर लिया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अश्वक, ठीक है। गौतम बुद्ध के द्वारा किसके माध्यम से दुख निरोध का उपाय बताया गया है? तो देखिए, गौतम बुद्ध के द्वारा ये जो है अब दशशील, दर्शन और बौद्ध त्रिरत्न, आचार्य आर्य सत्य, सभी जो है गौतम बुद्ध के द्वारा ही है। लेकिन किसके द्वारा है? दुख के निरोध का उपाय बताया गया है। इसमें से जो है ना, गौतम बुद्ध 4 आर्य सत्य से जो है दुख निरोध का उपाय बताएं। तो 4 आर्य सत्य में क्या क्या है? इसमें है एक पहला दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा जो है वो दुख के निरोध के मतलब उपाय के बारे में ही है। तो ये जो है 4 आर्य सत्य से बताया गया है। अब बौद्ध के त्रिरत्न आप लोग को पता ही होगा, बुद्ध, धम्म और संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग कॉपी लेके बैठ सकते हैं, थोड़ा बहुत नोट कर लिया कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो भी बताऊंगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख का विषय प्रशासनिक नहीं था? निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख का विषय प्रशासनिक नहीं था? नहीं था प्रशासनिक, ये पूछा जा रहा है। चलिए ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रुम्मनदई अभिलेख। क्या है? रुम्मनदई अभिलेख जो है ना वो प्रशासनिक नहीं था। प्रशासनिक नहीं था, क्या था? वो आर्थिक अभिलेख था। क्या था? वो आर्थिक अभिलेख था, ठीक है। तो ये रुम्मनदई अभिलेख प्रशासनिक अभिलेख नहीं था। अब मैं आपको बता दूं
मानसेहरा अभिलेख। मानसेहरा अभिलेख जो है ये है कहाँ पे, ये पाकिस्तान में, कहाँ, पाकिस्तान में। और ये किस लिपि में लिखी गई है, खरोष्ठी लिपि में। किस लिपि में, खरोष्ठी लिपि में। वैसे अशोक का मोस्ट ऑफ द अभिलेख यानी अधिक से अधिक अभिलेख जो है वो ब्राह्मणी लिपि में लिखी हुई है, लेकिन ये मानसेहरा अभिलेख जो है वो पाकिस्तान में है भी और खरोष्ठी लिपि में लिखी हुई है। ठीक है। रानी के अभिलेख के बारे में आपको पता ही होगा। प्रयाग अभिलेख, प्रयाग स्तंभ या कौशाम्बी अभिलेख जो है ये रानी के अभिलेख से नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, गुप्त काल में महाबलाधिकृत होता था। ठीक है, तो न्यायाधीश को क्या बोलते थे गुप्त काल में, पता है, महादंडनायक। क्या बोलते थे, महादंडनायक। सेनापति को क्या बोलते थे, सेनापति को बोलते थे महाबलाधिकृत। क्या बोलते थे, महाबलाधिकृत। इसका आंसर हो जाएगा महा। और पूंजीगत वर्ग के नेता को क्या बोलते थे, इसे बोलते थे नगर श्रेष्ठी। क्या, नगर श्रेष्ठी। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप कॉपी लेके बैठा कीजिए, या फिर इस पीडीएफ को निकलवा सकते हैं तो निकलवा लिया कीजिए, क्योंकि इसका पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें टेंशन नहीं लेना है। और नेक्स्ट आ गया, पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को क्या बोलते थे, दंडपाशिक। क्या बोलते थे, दंडपाशिक। जैसे कि मैं बोलूँगा, लिखना तो इतनी छोटी सी स्क्रीन पे पॉसिबल नहीं है, और लिखने में राइटिंग भी नहीं बैठता है, तो बोलूँगा और आपको लिख लेना है। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस साहित्य की रचना शाहजहां के शासन में नहीं हुई, यानी शाहजहां के समय काल में नहीं हुई थी। इसमें से जो है फतुहात आलमगीरी, इसकी रचना शाहजहां के शासन काल में नहीं हुई थी। तो आप पूछिएगा ना कि फिर किसके शासन काल में हुई थी, तो ये हुआ था औरंगजेब के शासन काल में। किसके शासन काल में, औरंगजेब के शासन काल में। ठीक है। और फतुहात आलमगीरी की रचना किसने किया था, यानी रचनाकार कौन थे, इनका नाम था ईश्वर दास नागर। क्या नाम था, ईश्वर दास नागर। अगर आपसे पूछा जाए बादशाह नामा के रचनाकार कौन थे, तो बादशाह नामा के रचनाकार थे लाहौरी। कौन थे, लाहौरी। और बादशाह नामा के रचनाकार कौन थे, काजविनी। कौन थे, काजविनी। इसलिए मैंने बोला कि कॉपी लेके बैठिए या आप पीडीएफ निकलवा लीजिए। नेक्स्ट, किस सुल्तान कालीन शासक का उपनाम जौना खां था। किस सुल्तान कालीन शासक का उपनाम जौना खां था, तो किसका नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक। किसका नाम था जौना खां, मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक की शासनकाल कब से कब तक थी, तो 1325 से लेकर 1351 तक। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जौना खां, यानी जौना खां जो है ना, जौना खां के नाम पे ही फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना किया था। समझ रहे हैं ना, जौना खां के नाम पे ही फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना किया था। नेक्स्ट है, दुरई सराय की संधि का संबंध है, तो दुरई सराय की संधि का संबंध किससे है बताइए। चलिए इसमें मैं बता देता हूँ। एक युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध, भोपला का युद्ध। कब हुआ था, 1737 से 38 में भोपला, भोपाल का युद्ध हुआ था। ठीक है। भोपाल का जो युद्ध हुआ था उसमें किसके किसके मध्य हुआ था, ये युद्ध हुआ था मराठा पेशवा के बीच और हैदराबाद के निजाम के बीच। ठीक है। तो मराठा पेशवा और हैदराबाद के निजाम के बीच जो भोपाल का युद्ध हुआ था 1737 से 38 में, उस युद्ध में मराठा विजयी हुए, और विजयी नहीं हुए, उसमें एक संधि हुई। क्या हुई, उसमें एक संधि हुई, और उस संधि का ही नाम है दुरई सराय की संधि। तो ये किससे संबंधित होंगे, आपको पता चल गया होगा ऑप्शन से, मराठा साम्राज्य से संबंधित। नेक्स्ट है, शेरे जोबा का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो शेरे जोबा का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था ऑस्ट्रिया एवं पर्सा के बीच। ये किसके बीच हुआ था, ऑस्ट्रिया एवं पर्सा के बीच शेरे जोबा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था ये हुआ था 1866 में। इसमें ऑस्ट्रिया विजयी रहा था और पर्सा जो है हार गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, गलत हो गया, इसमें ऑस्ट्रिया विजयी नहीं हुआ था, पर्सा विजयी हुआ था। ठीक है। इसमें पर्सा विजयी हुआ था और ऑस्ट्रिया हार गया था। नेक्स्ट है, दुबला हाली प्रथा का संबंध किससे था, तो दुबला हाली प्रथा का संबंध किससे था, ये संबंध था बंधुआ मजदूरी थे। किससे, बंधुआ मजदूरी से। इसमें क्या होता था कि कोई व्यक्ति जो है ना वो बोलता था कि मतलब मैं अपने मालिक का हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ, अपने मालिक का हूँ। मतलब मुझे मालिक जो बोलेंगे वो करेंगे। मालिक अगर मुझे बोलते हैं कि अभी दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, ये करो तो वही करेंगे, मतलब जो कहेंगे वही करेंगे, उसे बोलते हैं बंधुआ मजदूर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध दलित सुधार से नहीं है? तो किस आंदोलन का संबंध जो है वो दलित सुधार से नहीं है? तो वो आंदोलन है तारकेश्वर आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? तारकेश्वर आंदोलन। वैसे तारकेश्वर आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1924 में। कब हुआ था? 1924 में। अगर आपसे पूछा जाए कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1873 में किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट, आत्मसम्मान आंदोलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था पेरियार में। और वाइकोम सत्याग्रह के संस्थापक कौन थे? श्री नारायण गुरु। लिख लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प का संबंध लॉर्ड चेम्सफोर्ड से नहीं है? तो इसमें से किस विकल्प का संबंध जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड से नहीं है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल कब से कब तक था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1921 तक था। ठीक है, अब आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। प्रांत में द्वैत शासन की प्रारंभ ये 1919 में हुआ था। केरल में मोपला विद्रोह 1921 से 22 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरुआत हुआ था। और असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब हुई थी बताइए? 5 फरवरी 1922, चौरा चौरी कांड, आपको पता होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा केरल का मोपला विद्रोह जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड से संबंधित नहीं है। ये संबंधित किससे है? लॉर्ड रीडिंग से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? कौन सा विकल्प सत्य है? सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण, यही विकल्प जो है वो सत्य है। और मैं आपको बता दूं कि सोम प्रकाश जो न्यूज़पेपर था यानी समाचार पत्र था, इससे बाद में विद्यासागर भी जुड़े हुए थे। ठीक है ना, सोम प्रकाश से जुड़े थे इस समाचार पत्र से। तो इसके बारे में मैं कुछ पॉइंट आपको बता दूं। सोम प्रकाश समाचार पत्र जो है ना, ये बांग्ला भाषा का समाचार पत्र है। किस भाषा का? बांग्ला भाषा का समाचार पत्र है। ठीक है, और आपको याद होगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। ठीक है ना, याद है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो आया था ना, मेनली रूप से सोम प्रकाश समाचार पत्र को ही बंद करने के लिए आया था। इसके साथ साथ अनुसार बहुत सारे समाचार पत्र को बंद कर दिया गया, लेकिन मेनली रूप से सोम प्रकाश समाचार पत्र को बंद करने के लिए ही आया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। अब पूछिएगा क्यों? ये समाचार पत्र जो है ना, वो बांग्ला लोगों में राष्ट्र भावना जागरूक कर रहा था। क्या कर रहा था? राष्ट्र भावना जागरूक कर रहा था, और जो अंग्रेजों को पसंद नहीं था, जिसके लिए उन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था। ये आप कमेंट में बताइएगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कौन लाया था और कौन खत्म कर दिया था। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस में दूसरा विभाजन हुआ? ठीक है, तो कांग्रेस के जो अधिवेशन थे, कौन सा अधिवेशन? 1918 का विशेष अधिवेशन। इसे हम कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन के नाम से जानते थे। क्या हुआ था कि अगस्त 1917 में मोंटेग्यू घोषणा आया था। अगस्त 1917 में क्या आया था? मोंटेग्यू घोषणा। इसमें क्या हुआ था कि उदारवादी समर्थक जो थे, उन्होंने इस कांग्रेस के अधिवेशन यानी मोंटेग्यू घोषणा को क्या बोला? मैग्ना कार्टा बोला। जो उदारवादी समर्थक थे वो मोंटेग्यू घोषणा को मैग्ना कार्टा बोले थे, यानी उनके नज़र में जो है मोंटेग्यू घोषणा अच्छा था। ठीक है ना, लेकिन उग्रवादी जो थे वो उसके विरोधी थे। उग्रवादी मोंटेग्यू घोषणा के विरोधी थे, और उन्होंने सूर्य विहीन घोषणा बोला था मोंटेग्यू घोषणा को। ठीक है, तो इसी वजह से इसे कांग्रेस में दूसरा विभाजन भी बोला जाता है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शाही नौसेना विद्रोह 18 से 23 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण का सलाह किस भारतीय राजनेता द्वारा दिया गया? तो इसमें क्या हुआ था, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि कहानी की तरह बता दूं, जिससे कि आपके ध्यान में बहुत दिन तक रहे। ठीक है ना, तो इसमें क्या हुआ था, ये विद्रोह चल रहा था। ठीक है ना, ये नौसेना विद्रोह, शाही नौसेना विद्रोह चल रहा था। इसमें अंग्रेजों को कुछ सूझ नहीं रहा था कि कैसे इसे शांत किया जाए, क्या किया जाए। तो इसमें एक नौसैनिक थे जिनका नाम था बी.डी. दत्त। क्या नाम था? बी.डी. दत्त। ठीक है, बी.डी. दत्त जो थे वो सैनिक थे। उन्होंने क्या किया था कि तलवार नामक जहाज पर महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के सभी नारे लिख दिए थे। क्या किए थे? महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के सभी नारे, जैसे भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा,
कुछ इस प्रकार के जितने भी नारे थे, वो सारे नारे जो है तलवार नामक जहाज पर बीडी दत्त ने लिख दिया था, जिसकी वजह से बीडी दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर भी ये जो है विद्रोह शांत नहीं हो रहा था, तो अंग्रेज़ों ने दिमाग लगाया कि क्यों नहीं इसमें कुछ राजनेताओं का हेल्प लिया जाए कि विद्रोह शांत किया जाए। तो उन्होंने क्या किया था कि मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल, तो इन दोनों से बात किया था और उन दोनों से बोला कि आप जो है विद्रोहियों को बोलिए यानी कि आत्मसमर्पण कर दे यानी विद्रोह खत्म कर दे। तो इन लोगों के कहने पे इन लोगों ने यानी विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने जब आत्मसमर्पण देने के लिए जब वो तैयार हो गए, तो उस समय वो एक वक्तव्य बोले थे कि हम अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल, ए और सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था रखी गई है, जो प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909। क्या होगा? मार्ले मिंटो सुधार 1909। इसके बारे में आपको बहुत चीज़ पता होगा, बाकी इस पे अभी बात नहीं करेंगे ज़्यादा। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल प्रणाली किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? तो आपको पता ही है कि मंत्रिमंडल प्रणाली बोल दे तो ये जो है ब्रिटेन से, या फिर संसदीय प्रणाली बोल दे तो ब्रिटेन से ही लिया गया। ठीक है ना? अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। नेक्स्ट कनाडा से आपको पता होगा, और फिर ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची, ये सभी सूची जो है लिया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण नहीं है? संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है ना, लोकसभा तथा राज्यसभा का अस्तित्व ये संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण नहीं है, बल्कि ये जो है संसदीय शासन प्रणाली के लक्षण है। किसके हैं? संसदीय शासन प्रणाली के लक्षण है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के तहत पंजाब को विभाजित कर हरियाणा का निर्माण किया गया? देखिए मैं आपको बता दूं कि पंजाब जो है 2 बार विभाजित हुआ है। ठीक है, पंजाब क्या हुआ है? 2 बार विभाजित हुआ है। एक बार 18वां संविधान संशोधन और एक बार हुआ है 21वां संविधान संशोधन। 18वां संविधान संशोधन हुआ है कब? 1966। 21वां संविधान संशोधन हुआ है 1971। तो 18वां संविधान संशोधन जो है, इसके तहत पंजाब को विभाजित करके हरियाणा बनाया गया था। ठीक है, लेकिन आप पूछिएगा कि 71वां यानी 21वां संविधान संशोधन 1971 के तहत क्या बनाया गया था? इसके तहत हिमाचल प्रदेश बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन के अनुसार पंजाब को विभाजित करके हरियाणा का निर्माण, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 18वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंगों और उसके मध्य के चक्र को महत्व का यथेष्ट वर्णन किसके द्वारा किया गया था? तो यथेष्ट वर्णन जो किया गया था, ये किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार ये जो चक्र था, इस चक्र का मतलब जो था वो धर्म से था। इस चक्र का मतलब किससे था? धार्मिक से था। नेक्स्ट, अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 359 के बारे में मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपातकाल के बारे में आपको पता ही होगा। आपातकाल कौन कौन से अनुच्छेद में? आपातकाल 352, 356 और 360। 352 में आपको पता है कि राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात की चर्चा की गई है। तो 352 में जो है राष्ट्रीय आपात है। इसमें जो है ना 352 में, इसमें आपका फंडामेंटल राइट पर असर पड़ता है। बाकी इस दोनों जो है 356 और 360 यानी राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात में फंडामेंटल राइट पर असर नहीं पड़ता है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्या असर पड़ता है। जब भी देश में 352 लागू होता है यानी राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, उसके साथ ही साथ 358 भी लागू हो जाता है। ठीक है, उसके साथ ही साथ क्या होता है? 358 लागू हो जाता है, और जब 358 लागू होता है तो अनुच्छेद 19 जो है वो खुद ही निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 19 खुद ही निलंबित हो जाता है। लेकिन किसी वक्त ऐसा समय आ जाता है कि अनुच्छेद 19 के अलावा अन्य अनुच्छेद को भी निलंबित करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सरकार को जो है
अनुच्छेद 359 लागू करना पड़ता है। क्या लागू करना पड़ता है? अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 19 के अलावा अन्य अनुच्छेद को भी, यानी अन्य मौलिक अधिकार को भी निलंबित करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप ही बताइए। इसका आंसर हो जाएगा मूल अधिकार को निलंबन करने के लिए 359 को लागू करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन कोई भी आपातकाल लागू हो जाए, 2 अनुच्छेद है जो कभी निलंबित नहीं हो सकते, वो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 है जो कभी निलंबित नहीं होते। ठीक है ना, आपातकाल लागू होता फिर भी। तो ये कब लागू, इस पॉइंट की चर्चा कब की गई थी? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, आश्रय का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आश्रय का अधिकार जो है, जब आप अनुच्छेद 21 पढ़िएगा अच्छे से, तो उसमें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, जिसमें एक आश्रय का भी अधिकार दिया गया है। वैसे तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, और अनुच्छेद 19 आपको पता ही होगा, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सभी है। और इसमें समता के बारे में चर्चा है अनुच्छेद 14 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्यजीव की रक्षा के प्रावधान निहित है? ठीक है, मैं आपको बता दूं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो अनुच्छेद 48 का क इसमें वर्णित है पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, एवं मूल कर्तव्य में जो है, जो अपने 51 अनुच्छेद 51 के क में वर्णित 11 मूल कर्तव्य, उसमें भी पर्यावरण की सुरक्षा के संबंधित का वर्णन है। तो इसका आंसर ए और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है? कौन सा जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन पढ़ लीजिए। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये तो हिस्सा है। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य दिया है, ध्यान रखिएगा, ये भी हिस्सा है। ठीक है ना। जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये जो है ना हिस्सा नहीं है। अब बोलिएगा कि क्यों हिस्सा नहीं है? जब से जम्मू कश्मीर जो है, यानी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आया है, उस समय से अभी तक कोई भी चुनाव वहाँ पे नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अभी विधानसभा का कोई वहाँ पे अस्तित्व है ही नहीं। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? तो आपको मैं बता दूं कि 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, इन 4 में जो है पंचायती राज संस्था की व्यवस्था नहीं है। तो आप पूछिएगा कि ऐसा कौन कौन सा राज्य है और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं। अच्छा, पंचायती राज संस्था का उल्लेख अनुच्छेद किस में किया गया है? अनुच्छेद 243 के एम में इसका अनुच्छेद इसका वर्णन किया गया, 243 के एम में। ठीक है ना। अब आ जाते हैं कि कौन से ये 3 राज्य हैं। कॉपी पेन लिए होंगे तो आप लिख लीजिएगा। एक राज्य है मेघालय, दूसरा राज्य है नागालैंड, और तीसरा राज्य है मिजोरम। कौन कौन सा राज्य है? मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। इन तीनों राज्य में जो है पंचायती राज संस्था नहीं है। और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में प्रावधान है। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किसका प्रावधान है बताइए? तो ये प्रावधान है राजनीतिक दलों के पंजीकरण का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग अपने कार्य का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है किसे? तो बिहार लोक सेवा आयोग जो है अपने कार्य का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? ये प्रस्तुत करता है राज्यपाल के समक्ष। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होते हैं, पूछा जा रहा है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। कॉपी पेन लिए तो लिखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहली बात, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, लेकिन इसमें लेकिन ये है कि राष्ट्रपति जो है 6 सदस्यों की सिफारिश पे करते हैं। एक समिति बनाई जाती है जिसमें 6 सदस्य रहते हैं, और उन 6 सदस्य को मिला के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है और सदस्य की नियुक्ति की जाती है। ठीक है ना। उन 6 सदस्य में कौन कौन से हैं ये आप अपने कॉपी पे लिखते रहिएगा। सबसे पहले है प्रधानमंत्री। सबसे पहला कौन है? प्रधानमंत्री। दूसरा है गृह मंत्री। तीसरा है लोकसभा के विपक्ष के नेता। चौथा है राज्यसभा विपक्ष के नेता। पांचवा है लोकसभा अध्यक्ष। और छठा है लोकसभा के उपसभापति, ना कि सभापति, लोकसभा के उपसभापति। तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। इसका आंसर होगा कौन शामिल नहीं है? तो लोकसभा के सभापति इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? तो कौन सा विषय है जो राज्य सूची में नहीं है पूछा जा रहा है। तो सुरक्षा जो है ये
संघ सूची का विषय है, ना कि राज्य सूची का। सुरक्षा क्या है? संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी महान्यायवादी के समकक्ष पद धारण करता है? तो आपको मैं बता दूं कि इनमें से जो है कौन सा पदाधिकारी जो है महान्यायवादी के समकक्ष संविधान में जो है ना प्रत्येक पद को लेके एक रैंकिंग दी गई है, और ये रैंकिंग कब जारी की गई है मैं आपको बता दूं कि 26 जुलाई 1979 को ये रैंकिंग जारी की गई है, जिसके अनुसार 1 नंबर पे राष्ट्रपति है, 2 नंबर पे उपराष्ट्रपति, 3 नंबर पे प्रधानमंत्री, 4 नंबर पे राज्यपाल और 5 नंबर पे भूतपूर्व राष्ट्रपति, 5 के नंबर पे उप प्रधानमंत्री। इस अनुसार बहुत बड़ा रैंकिंग है, उतना नहीं बता पाऊंगा अभी। तो बाकी मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का रैंकिंग आपका आ जाएगा 14वें नंबर पे है। कैबिनेट सचिव जो है इसकी रैंकिंग 11वें नंबर पे है। नीति आयोग के सदस्य की रैंकिंग 10वें नंबर पे है, और उपाध्यक्ष नीति आयोग के 7वें नंबर पे आते हैं। ठीक है, इसमें जो है कैबिनेट सचिव इसकी रैंकिंग और महान्यायवादी की रैंकिंग जो है वो समान है। ठीक है ना। नेक्स्ट, आगाती हवाई अड्डा स्थित है कहाँ पे? आगाती हवाई अड्डा जो है ये स्थित है लक्षद्वीप पे। कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप पे। आपको मैं बता दूं कि लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है। कितने द्वीप है? 36 द्वीप है। इसमें 25 द्वीप ऐसे हैं जो मानव विहीन द्वीप है। 25 द्वीप कैसे हैं? जो मानव विहीन द्वीप है, उसमें कोई भी मानव नहीं रहता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है किस दर्रा से? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करते हैं, आपको पता ही होगा कि तिब्बत से स्टार्ट होती है, चीन होते हुए अपने अरुणाचल प्रदेश होते हुए और फिर इधर बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो ये सब अपने भारत में घुसते ही आएंगे आप दर्रा से। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जलमार्ग 6 किस नदी पर है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 6 जो है वो किस नदी पे है? वो है बराक नदी पे। किस नदी पे? बराक नदी पे। और ये लखीमपुर से भागा के बीच है। किसके बीच है? लखीमपुर से भागा, जो कि मणिपुर राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट है, भालमुरी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? तो भालमुरी जलप्रपात जो है वो कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु में आने वाली फलों वाली बौछार वर्षा से लाभान्वित राज्य मुख्यतः कौन सा है? तो वो राज्य है आपका केरल। कौन सा राज्य है? केरल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूने की अधिकता होती है। अच्छा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूने की अधिकता होती है। इस मृदा संस्तर नहीं होती, यानी सॉइल प्रोफाइल नहीं होता, ये तो सत्य है। जलोढ़ मृदा को 4 भागों में विभाजित किया गया, वर्गीकृत किया, ये भी सत्य है। 1 और 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर कहा जाता है किसे? तो अंडमान निकोबार को जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर कहा जाता है। और ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो पाए जाते हैं, यहाँ पे 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है, मैक्रोनी कौन सी फसल की किस्म है? तो मैक्रोनी जो है वो गेहूं फसल की किस्म है। गेहूं की फसल की किस्म में आप जान सकते हैं, एक हो जाएगा राज 377, और दूसरा आप कह सकते हैं कल्याण, फिर सोना, अर्जुन, ये सभी जो है गेहूं की फसल की किस्म है। नेक्स्ट है, भारत में पशु की गणना आयोजित की जाती है प्रत्येक 5 वर्षों पे, और मानव की गणना आपको पता है कि प्रत्येक 10 वर्षों से। पशु की गणना जो है वो पहली बार कब की गई थी? तो पहली बार 1919 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्मीना ऊन की प्राप्ति किससे होती है? तो पश्मीना ऊन की प्राप्ति बकरी से होती है। नेक्स्ट है, इंगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है कहाँ पे? तो इंगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा प्रशांत महासागर की है? तो कौन सी गर्म जलधारा जो है वो प्रशांत महासागर की? तो सुसीमा की जलधारा जो है वो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। नेक्स्ट, कनारी की बात करें तो ये अटलांटिक की ठंडी जलधारा है। फ्लोरिडा अटलांटिक की गर्म जलधारा है। ब्राजील अटलांटिक की गर्म जलधारा है। नेक्स्ट, दस्ते ए कावीर तथा दस्त ए लूट मरुस्थल किस देश में है? तो दस्ते ए कावीर और दस्त ए लूट मरुस्थल जो है ये ईरान में है। किस देश में? ईरान में। नेक्स्ट है, सतकोसिया बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो सतकोसिया बाघ अभ्यारण्य जो है वो ओडिशा राज्य में। पाखुपिला किस राज्य की लोक नृत्य है? तो पाखुपिला जो है वो मिजोरम राज्य की लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, विश्व मधुमेह दिवस
किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 नवंबर को, और 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये निर्धारित किया गया है 2024। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया 2021 को। 2021 को जो है शांति एवं विकास अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। और जैसे 2019 को क्या घोषित किया गया? तो 2019 को घोषित किया है देसी भाषाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। क्या घोषित किया गया है? देसी भाषाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। आपसे पूछा जाए 2022 को, तो ये किया गया मत्स्य पालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, और 2023 को मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट, कार्बिलोन कप का संबंध किस खेल से है? तो कार्बिलोन कप का संबंध है टेबल टेनिस से। किससे? टेबल टेनिस से। नेक्स्ट है, टाइम कीपर शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो टाइम कीपर शब्दावली जो है वो कुश्ती से संबंधित है। तो सेट यही समाप्त हो गया। 50 क्वेश्चन रहते हैं सेट में, 50 और मैंने डिटेल सॉल्यूशन आप लोग को करवा दिया। आशा है कि सेट अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से तो पूरा मेहनत कर दिया उसके पीछे। बाकी आप लोग को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो डेली टेस्ट सीरीज़ हम जब जब सेट आएगी तब तक मैं कराते रहूँगा। तो आप लोग इसमें कंटिन्यू बने रहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रत्येक एग्ज़ाम को लेके। कोई भी एक एग्ज़ाम इसमें कवर नहीं हो रहा है, इसमें प्रत्येक एग्ज़ाम कवर हो जा रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर इसे कवर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और ख़ास करके उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इसे खरीद नहीं सकते। उन्हें मैं फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मेरा मेन फोकस उन्हीं पे है जो खरीद नहीं सकते। बहुत सारे लोग खरीद सकते हैं तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, खरीद लीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन खरीद नहीं सकते हैं तो आप मेरे द्वारा इसका लाभ उठाइए। ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।